हेलो एवरीवन। चलिए डी एंड एफ ब्लॉक को कंटिन्यू रखते हैं, है ना। तो बेटा ये हमारा क्या है आज, लेक्चर 2 है ना। कौन सा लेक्चर है बेटा, ये हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है। कल हमने कुछ कुछ बातें पढ़ लिए थे, आज कुछ और बातें हैं जो रह गई है, उन पे हम देखते हैं। देखो कल से हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कल से हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक की, एफ की नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना। कल मैंने आपको एज अ पीडीएफ दिखाया था बेटा कि इसके साइज के बारे में बता दिया था आपको, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता दिया था मैंने आपको, है ना, जहाँ तक मुझे याद है ना। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक्सेप्शनल केस हैं सब, है ना। सब कैसे केस है बेटा, एक्सेप्शनल केस है ना। साइज में भी एक्सेप्शन है, आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या है, एक्सेप्शन है। बताया था मैंने आपको, ठीक है। ठीक है सर, 4 प्रॉपर्टी कुल मिला के मैंने आपको बता दी है ना। साइज बताया था, हाँ मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा क्या था, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का भी मैंने आपको बता दिया था मेल्टिंग पॉइंट का भी, ठीक है सर, है ना। और कुछ था क्या, और 4 चीज़ें बताया था, मुझे रिमेंबर नहीं हो रही। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता दिए थे सर, आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया था, साइज मैंने बता दिया था, है ना। और क्या था जो मैंने बताना छोड़ दिया था, है ना। ऐसे कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी हो गई थी, ठीक है ना। अब हम बेटा आज पढ़ेंगे क्या, 5वीं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर है ना मैग्नेटिक नेचर के बारे में, है ना। ये आपको आ सकता है ना। मैग्नेटिक नेचर जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक नेचर बताइए, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है। तो एम है ना, मैग्नेटिक नेचर एम एन मैग्नेटिक नेचर मतलब एन कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, वो हमको पता होना चाहिए। सर वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है बेटा √n+2, √n+2, ठीक है ना। बोर मैग्नेट्रॉन में रहता है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है ना। मैग्नेटिक नेचर, या फिर मैग्नेटिक नेचर हम कैसे निकालते हैं बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट से। कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट से, है ना। मैग्नेटिक नेचर को हम किससे दिखाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट से, है ना। इसकी यूनिट भी याद रखना आप, क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन। क्या होती है बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये आपको निकालना आएगा, 100% है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा। बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी, देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे सर वेयर एन इज अ, सर यहाँ पर एन क्या है, एन है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर में ना हो, जिनका जोड़ा ना हो, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नीट की तैयारी करने वाले इलेक्ट्रॉन, है ना, अकेले, ठीक है। चलो देखते हैं सर, कोई एग्जाम्पल, हाँ है ना बेटा, एग्जाम्पल भी है। सर बताइए एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि Cr+3, हाँ एक बात और याद रखना कि अगर बेटा की वैल्यू 0 आए, या फिर की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए, है ना। की वैल्यू 0 आए, या फिर की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए। अगर बेटा 0 आया तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सर डाया मैग्नेटिक। इसको क्या बोलेंगे बेटा, डाया मैग्नेटिक। लेकिन अगर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कोई भी वैल्यू आ जाए, जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पेरा मैग्नेटिक, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, पेरा मैग्नेटिक। बेटा 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सर क्रोमियम+3 में मैंने बोला बेटा आपको कि क्रोमियम+3 जो है वो बताइए डाया मैग्नेटिक है कि पेरा मैग्नेटिक है। तो देखते हैं इसको, डाया है कि पेरा है। चलो हम सबको पता है, हम सबको क्या पता है सर, कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। 24 एटॉमिक नंबर है इसका, है ना। इसका शॉर्टकट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन तक 18 हो जाएगा, है ना। 3d1, 3d1, है ना, ये 3d1, सॉरी, हाँ एक्सेप्शनल है ना, ये क्या है, ये एक्सेप्शनल है ना। तो 4s1 3d5 क्या होगा इसका, 4s1 3d5 एक्सेप्शनल है बेटा ये, है ना। ये मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम थोड़ी है, क्रोमियम
+3 है, क्रोमियम क्या है हमारे पास +3। तो कैसा करेंगे सर, है ना। सबसे पहले बेटा ये अंदर वाले हैं, इनसे हमें मतलब नहीं है, बाहर वाले से मतलब है ना। सबसे लास्ट में 4s है। s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बेटा, है ना। s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने। अभी भी कितने का चार्ज है, +2 का, मतलब और दो है ना। +3 का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने का चार्ज बचा, +2 का। ठीक है। अब आप क्या करोगे, d से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। किससे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, d से निकालोगे, है ना। वह एक निकाल लिए और यहाँ से 2 निकाले तो कितने बच जाएंगे बेटा, 3। कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। हाँ सर 3 तो बच जाएंगे, है ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, हम mm का फार्मूला लगाएंगे। हम किसका फार्मूला लगाएंगे बेटा, हम mm का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, mm के फार्मूले लगाने पर हम क्या देखेंगे, अच्छे से ध्यान दो। √n, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, ऐसे कोई कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका पेयर ही नहीं है, जोड़ा ही नहीं है, 3 है सर। तो यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे हम क्या, 3 3 + 2 3 3 + 2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 3 3 + 2 3, और ये कितना आ जाएगा बेटा 5। मतलब कुल मिला के √15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √15। अब अपने को √15 की वैल्यू निकालना नहीं है। अगर आप √15 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगी, है ना, 3 पॉइंट कुछ आएगी। ओके बेटा, तो 0 के इक्वल नहीं आई ना, मेरा बताने का मतलब है कि 0 के इक्वल नहीं आई ना। 0 के इक्वल नहीं आई का मतलब है कि ये कैसा होगा बेटा, अगर किसी ने पूछा डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि ये डाया होगा कि पैरा होगा। कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। वो तो ना बेटा आप यहाँ से भी देख के बता सकते थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए मतलब पैरामैग्नेटिक है। लेकिन ना एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी कितना होगा ये पूछ लेता है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आप उसको बता सकते हो कि कितना होगा। एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था बेटा, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। 5वीं हो गई बेटा, 6वीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। 6 नंबर पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, एक मिनट बेटा, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है ना, कंपाउंड भी कहते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना, टेंडेंसी। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं बेटा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं। अब सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है बताइए सर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, डी ब्लॉक। ठीक है, चलो, तो डी ब्लॉक के जो, है ना, यहाँ लिखते हैं डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक की क्या, मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स, क्या बनाती हैं ये, कॉम्प्लेक्स बनाती है। क्यों बनाती है बेटा, बिकॉज 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 स्मॉल साइज, है ना, इनका क्या होता है बेटा, स्मॉल साइज होता है ना, स्मॉल साइज, हाई आयोनिक चार्ज, हाई आयोनिक चार्ज, इन पे जो चार्ज होगा हमेशा पॉजिटिव में रहती हैं, हमेशा किस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है, हाई आयनिक चार्ज, है ना। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ली, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो डी ब्लॉक की मेटल है तो डी ऑर्बिटल तो रहेगा ही, है ना। अगर कभी आ गया कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करती है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेटल होती है, उसके साथ कुछ लिगेंड लगे होते हैं, ठीक है, ये इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। या तो इधर साइड में या फिर इधर साइड में कोई ना कोई नॉन आयनाइजेबल, है ना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने कॉम्प्लेक्स देखा होगा जिसमें एक मेटल दिखाई देगी, लिगेंड दिखाई देंगे, लिगेंड की संख्या रहती है यहाँ पे 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं,
और इनके बाहर इस स्क्वायर के मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर आपको केटायन या एनायन देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शकल में कैसे होते हैं, उनका फेस कैसा रहता है। समझ में आई बात? तो डी ब्लॉक की मेटल जो है बेटा फॉर्म मतलब बनाना होता है, कॉम्प्लेक्स बना सकती है क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, उन पे हाई आयोनिक चार्ज होता है ना। जैसे आयरन की बात कर ले तो आयरन +2 में भी मिलेगा, आयरन +3 में भी मिलेगा। बात समझ में आई है ना? ये मैंने कल भी बताया था, देखो मुझे याद आ गया। कल मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं ये लोग, ट्रिक के साथ बताया था, याद करो। तो इन पे आयनिक चार्ज भी ज़्यादा है। और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इनके पास कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल है बेटा? डी ऑर्बिटल अवेलेबल है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, बात समझ में आई है ना? अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, बात समझ में आई बेटा? ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इस प्रकार का एक आध एग्जाम्पल बता दो सर प्रॉपरली। ठीक है बेटा, मैं इस प्रकार का एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे ये सिल्वर है ना। ये मान लो कि NH3 के साथ जुड़ गई है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, अपना मेटल है ना। NH3 एक कैसा है, लिगेंड है ना। तो लिगेंड क्या करते हैं बेटा, मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करते हैं। क्या दान करते हैं? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको करते हैं? ये मेटल को करते हैं। तो इस प्रकार के क्या है बहुत सारे। और इनके बाहर मान लो कोई जैसे Cl लगा हुआ है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होता है, या तो एनायन भी लगा हो सकता है, केटायन भी लगा हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। यहाँ मेटल, यहाँ इधर कोई दूसरी मेटल भी लगी हो सकती है ना। तो मेरा बताने का मतलब था ये था कि को जो डी ब्लॉक के जो मेटल हैं वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एक कलर का फॉर्मेशन मतलब कलर भी शो करते हैं है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये कौन सा नंबर जाएगा बेटा, इसको 7वां नंबर जाएगा ना। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन करना मतलब बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड है ना, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड है ना। मतलब ये कलर भी शो करती हैं है ना। जो मेटल हैं वो क्या शो करती हैं, कलर भी शो करती हैं है ना। आप कलर्ड कंपाउंड या फिर कलर्ड आयन भी बोल सकते हो, क्योंकि इनके जो कंपाउंड होंगे इसमें वो आयन के रूप में ही दिखाई देगी तुमको है ना। जैसे जी पूरी एक तो पहली बात क्या है कि पूरी की पूरी क्या है, मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में पूरा क्या रखा गया है, मेटल्स को रखा गया है ना। डी ब्लॉक में पूरी की पूरी मेटल्स हैं। तो मेटल्स हमेशा तुम्हें किसके रूप में दिखाई देगी, आयंस के रूप में दिखाई देगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड या ऑब्लिक क्या, या फिर आयन भी बोल सकते हो। यू आएगा ना, हाँ यू आएगा, URD क्या आएगा यहाँ, URD है ना। कलर्ड कंपाउंड देखते हैं, बहुत सिंपल है इसको बताना भी। ठीक है, चलो ध्यान दो। पर सर सवाल तो ये है कि कलर शो क्यों करते हैं है ना, कलर क्यों शो करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा समझो है ना, अच्छे से समझना। ठीक है, देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ किसी ऑर्बिटल में था। अब डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो डी में ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसको तुमने क्या किए, बाहर से कोई रेडिएशन, अब रेडिएशन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी है ना। इसको मैं बोलता हूँ एब्जॉर्ब्ड है ना, एब्जॉर्ब्ड वाली है ये। ठीक है, एब्जॉर्ब किया आपने बाहर से, मतलब एब्जॉर्ब किया, इसने क्या किया कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब किया। अब रेडिएशन की कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगी। फिर कहाँ चला गया है, यहाँ से उठकर मतलब अपने लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में। पर यहाँ ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये वापस आएगा। कुछ समय बाद यहाँ से कैसा आएगा, वापस आएगा है ना। अभी जैसे यहाँ चला गया, यहाँ से उठ के कहाँ गया, यहाँ, वापस यहाँ आएगा। तो यहाँ से जब वापस लौटेगा बेटा तो यहाँ फिर एक रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब बाहर करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उसकी भी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेवलेंथ है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इमिटेड वाली। कौन सी वाली है ये, इमिटेड वाली है, मतलब ये उत्सर्जित वाली है और ये अवशोषित वाली है ना। ये अवशोषित वाली तरंगदैर्घ्य है और ये क्या है, उत्सर्जित वाली तरंगदैर्घ्य है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ही बेटा हमें कलर शो करती है ना। इमिटेड लाइट की वेवलेंथ ही हमें क्या शो करती है, कलर शो करती हैं। पर सर कलर बताएंगे कैसे है ना। तो उसके लिए बेटा एज अ ट्रिक समझ लो, बुक्स में भी दिया गया है ना।
तो एज अ ट्रिक कहना भी है, सही है, और कॉन्सेप्ट भी बोलो तो सही है। ठीक है, इसको समझो। एक ऐसा सर्कल बना लेना। ठीक है, सर्कल बना के क्या करना कि उसमें एक ऐसा प्लस जैसे बना लेना। ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ से क्या करना, ऐसा कर देना। ठीक है ना। अब आपको विबजियोर तो पता ही होगा, है ना। विबजियोर मतलब वो कलर याद रखने का तरीका पता है ना आपको, है ना। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ ठीक, ये ऐसा बना लेंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या करना बेटा, यहाँ विबजियोर से, VIB विबजियोर की, पता है ना विबजियोर, है ना। विबजियोर, VIB, आई को छोड़ देना, है ना। ये, है ना, इसमें आई को छोड़ देना और पूरा क्या लिख देना, विबजियोर लिख देना, है ना। VIBZYOR होता है, हमने आई को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। अब क्या होता है ना, अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं, मतलब जैसे मान लो कि एब्जॉर्ब लाइट, है ना, और मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ कि जो इमिटेड लाइट है, इन्हीं का कलर हमको बताना है ना। इमिटेड लाइट का हमको क्या बताना है, कलर बताना है। मान लो कि तुम्हारा जो इमिटेड लाइट था, जो तुम्हारा इमिटेड लाइट था वो रेड कलर का था। कौन से कलर का था, रेड कलर का था, रहा होगा। मान लो इमिटेड लाइट कौन से कलर का रहा होगा, रेड कलर का। तो आयन तुम्हारा कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन। कौन सा शो करेगा, ग्रीन कलर शो करेगा। बात आई समझ में। और अगर इमिटेड लाइट ग्रीन कलर का रहा होगा तो आयन कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर, मतलब अपना अपोजिट वाला शो करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो, अगर मान लो इमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो वायलेट कलर की रही होगी, तो वो तुम्हें जो आयन है वो कौन सा कलर में शो होगा, येलो कलर में। कौन से कलर में शो होगा, वो येलो कलर में शो होगा। बात आ रही समझ में। अगर अपना इमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की अगर होगी, तो वो हमें कौन सा शो करेगा, मतलब इसके अपोजिट है ना, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, मतलब अपना अपोजिट कलर शो करने बैठ जाएंगे। सर उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है बेटा। अगर ऑरेंज कलर, इमिटेड लाइट की वेवलेंथ ऑरेंज कलर की रही होगी, तो तुम्हें कौन सा कलर शो करता दिखाई देगा, ब्लू कलर। तो तुम्हें ना ये वाला दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा कि इमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ है उसका कलर क्या है। जो वेवलेंथ क्या होता है ना, वेवलेंथ ही कलर शो करती है, और कोई ना कोई रीजन में करती है ना। ये पूरे जो लाइट है ये हमारे विजिबल रीजन के, मतलब हम इनको देख सकते हैं, मतलब ये लाइट विजिबल रीजन में आ रहे, तो जो वेवलेंथ जो होगी, जो इमिट करता होगा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आता है, वो विजिबल रेंज में मिलती होगी, है ना, मतलब दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में मिलती होगी, और वो कोई ना कोई कलर हमको शो कर रही होगी। तो तुमको क्या करेगा ना, कोई एक चीज दे देगा। अब तुमको सर्कल अगर बनाते आता है तो तुम क्या करोगे कि उसका अपोजिट कलर बता दोगे, है ना। या फिर तुमसे बोल देगा कि इमिटेड रेडिएशन वायलेट कलर की है, तो आयन कौन सा कलर शो करेगा, तो तुम बताओगे कि वायलेट कलर की है, तो आयन का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। क्या होगा बेटा, ग्रीन होगा। तो ये सर्कल से आप जो है पूरा का पूरा बता सकते हो। बात आई समझ में। आगे चले, चलो अगली चीज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये सब उनकी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं मैं ना, 8वें नंबर की। कौन से नंबर की, 8वें नंबर की, है ना। इंटरस्टियल, है ना, क्या है, इंटरस्टियल, है ना। इंटरस्टिटियल, इंटरस्टिटियल, है ना, क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको। इंटरस्टिटियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिटियल कंपाउंड फॉर्मेशन है, इसको हिंदी में अंतरकाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतरकाशी। ठीक है, इंटरस्टिटियल कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी जो डी ब्लॉक की जो मेटल है ना बेटा, उनका क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। मेटल कोई भी हो, डी ब्लॉक की नहीं, कोई भी मेटल अगर है तो मेटल का क्या होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, है ना। मेटल का क्या होता है ना, मेटल जो होती हैं, मेटल का होता है बेटा, वो क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, है ना। क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में पाई जाती है ना। तो क्या होता है ना, जैसे सपोज डेट मैं अगर कोई ऐसी काल्पनिक क्रिस्टल लेटिस बनाऊं, है ना, जो कि केमिस्ट्री में यूजुअली बनी रहती है, ऐसी ही बनी रहती है, क्यूबिक
कैसी बनी रहती है बेटा, क्यूब क्यूब वाली, है ना। मैं भी क्यूबिक बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये, अरे क्यूबिक, ठीक है। ये मान लो कोई क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है, किसी भी मेटल की होगी ये, किसी ना किसी की कैस की होगी, मेटल की होगी, है ना। आयरन की हो सकती है, मतलब डी ब्लॉक में किसी भी मेटल की हो सकती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है ना बेटा, वेकेंट स्पेस होता है, यहाँ खाली स्थान रहता है। तो उस खाली स्थान में क्या होता है कि, उस खाली स्थान में क्या होता है कि जैसे छोटे वाले जो एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स मतलब जैसे हाइड्रोजन, जैसे क्या, हाइड्रोजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये उनकी कहाँ चले जाते हैं, उस खाली जगह पे चले जाते हैं, है ना। मेटल का क्या होता है, मेटल हमेशा क्या बनाती है, क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बनाती है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है, क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बनाती है। उस क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में जो साइज में जो छोटे एटम्स होते हैं, साइज में जो छोटे एटम्स होते हैं, वो वहां जाकर क्या हो जाते हैं बेटा, फिट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन और कुछ और भी, वो क्या हो जाते हैं, उनके क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर में जाके फिट हो जाते हैं। और उसी उसी से क्या होता है कि मेटल क्या बनाती है, इंटरस्टियल कंपाउंड, इंटरस्टिटियल कंपाउंड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। समझ में आई बात, इंटरस्टिटियल कंपाउंड का क्या कर लेती है बेटा, फॉर्मेशन कर लेती है। मतलब उनके एक खाली स्थान, जिसको हम अंतरकाशी स्थान बोलते हैं, वहां पर जाकर वो चले जाते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। समझ में आई बात, इंटरस्टिटियल कंपाउंड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है ना। चलो देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मेटल के क्रिस्टल लेटिस में ऐसे जो स्मॉल एटम अगर चले गए, ऐसे स्मॉल एटम अगर वहां पर चले गए, तो इससे क्या होगा, इससे होगा बेटा ये कि दो तीन चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। दो तीन चीजें, वो कौन कौन सी चीजें, देखो पहली बात तो तीन चार चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। इंटरस्टिटियल कंपाउंड के फॉर्मेशन से क्या होगा मैं बता रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहली बात बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल, है ना। जो पहले मेटल रही होगी, है ना, पहले मान लो आयरन का क्रिस्टल रहा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और रहा होगा, लेकिन इनके इंटरस्टिटियल साइड में चले जाने की वजह से क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल की अपेक्षा हाई हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, और क्या होगा, हार्ड हो जाएंगी बेटा, कैसे हो जाएंगी ये, वेरी हार्ड, कैसे हो जाएंगे ये, हार्ड हो जाएंगे। बात आई समझ में, इंटरस्टिटियल कंपाउंड के फॉर्मेशन से हार्ड क्यों, कैसे नहीं होंगे, मान लो यहाँ आयरन आयरन का बकायदा अच्छा वाला क्या था, इसका साइज में थोड़ा छोटा करता हूँ, है ना, है ना, इतना बड़ा नहीं बनाते, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होता है कि हार्ड इसलिए हो जाते हैं कि ये देखो, ये अगर अच्छे से देखोगे ना, ये सब नॉन मेटल्स हैं, है ना। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब अधातुएं हैं, और कार्बन भी एक क्या नॉन मेटल है। और वो कहाँ चले गई, मेटल के वेकेंट साइड में जाके फिट हो गई हैं। उसकी वजह से क्या करती हैं कि वो उसको क्या बना देती हैं, हार्ड बना देती हैं। कैसे बना देगी, हार्ड या फिर कठोर बना देगी, केमिकली इनर्ट बना देगी। क्या बना देगी बेटा, केमिकली इनर्ट, है ना। केमिकली इनर्ट का मतलब, मान लो इनर्ट मतलब अक्रिय बना देगी, रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाएंगे। पहले मान लो हो सकता था कि वो मेटल रिएक्शन करती रही होंगी, लेकिन ये इंटरस्टिटियल कंपाउंड की वजह से जो है केमिकली कैसे हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आएगी। लेकिन एक बड़ी काम की चीज है बेटा, वो है ये रिटेन। रिटेन मतलब होता है कोई चीज को बने बने हुए रहना, रिटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसा होने पर भी, है ना, जो कंडक्टिविटी, क्योंकि मेटल जो है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी के कैसी होती है, कंडक्टर होती है, मतलब चालक होती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के कैसी होती है, कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। बाकी उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएंगी,
केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसा करने से। क्योंकि और कोई बड़े साइज वाला यहाँ आकर फिट भी नहीं होता है ना, छोटे छोटे स्पेस रहते हैं, तो छोटे स्पेस में छोटा ही एटम आके फिट होता है। इस वजह से अगर आप यहाँ अच्छे से समझोगे तो यहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एक कार्बन जो है इनका साइज छोटा है, तो वो इनके वैकेंट स्पेस में, वाइड भी कहते हैं उनको, उसमें आके फिट हो जाती है। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई? आगे की तरफ चलें बेटा, आगे चलते हैं सर। केटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा, क्या शो करते हैं, केटालाइटिक प्रॉपर्टी, है ना। कौन सा नंबर होगा इसका, नंबर कौन सा होगा बेटा, 8 है ना, वो 9 होगा, है ना। केटालाइटिक प्रॉपर्टी, केटालाइस्ट क्या होते हैं, केटालाइस्ट वो होते हैं बेटा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और लास्ट में खुद निकल जाते हैं। समझ में आई बात? तो जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कैटालाइस्ट के जैसे काम करते हैं, है ना। कैटालाइस्ट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है, ये भी आपके सिलेबस में है, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, रासायनिक बल गति की। ओके, तो देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, है ना। लिख लेते हैं वो लाइन को यहाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो क्या शो करते हैं, ये केटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, केटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। जैसे अगर आपने अमोनिया के फॉर्मेशन की बॉर्न हैबर प्रोसेस पढ़ी होंगी, तो उसमें भी आयरन जो है वो कैटालाइस्ट के जैसे काम करता है ना। आयरन जो है, अगर हम मैं एग्जांपल में लिखूं तो आयरन जो है वो आयरन कहाँ कैटालाइस्ट के जैसे काम करता है, बॉर्न हैबर प्रोसेस में। कहाँ करता है वो, बॉर्न हैबर प्रोसेस में वो एज अ कैटालाइस्ट वर्क करता है आयरन, ठीक है। निकिल जो है बेटा, है ना, ये निकिल के बारे में आप बहुत पढ़ते हो, किसके कहाँ पर पढ़ते होंगे निकिल के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, पीडी निकिल, है ना, ये हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करते हैं, तो निकिल इन हाइड्रोजिनेशन, है ना, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोजिनेशन, है ना, ठीक है। देखो ये कैटालाइस्ट के जैसे काम करते हैं, मतलब रिएक्शन में आएंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे और लास्ट में क्या होंगे, खुद निकल जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। एक V2O5 है बेटा, है ना, V2O5 वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम का क्या, पेंटा ऑक्साइड भी जो है वो एक कांटेक्ट प्रोसेस होती है, उसमें काम करता है एज अ कैटालाइस्ट, है ना, कांटेक्ट प्रोसेस, है ना, कांटेक्ट प्रोसेस में वो किसके जैसे काम करता है, कैटालाइस्ट के जैसे काम करता है। बात समझ में आई बेटा? जैसे कि अगर मैं बताऊं तुम्हें, एक रिएक्शन लिखूं अगर मैं, I-, है ना, S2O8 2 नेगेटिव, है ना, इससे क्या होगा कि इसमें देखना ये आयरन जो है एज अ कैटालाइस्ट वर्क करेगा, है ना, आयरन जो है वो एज अ कैटालाइस्ट वर्क करेगा और उससे क्या होगा देखना, ये I- जो है ना, I- चेंज हो जाता है I2 में, है ना, और S2O8 का क्या बन जाता है, SO4-2, क्या बन जाता है, SO4-2, है ना। ये एक रिएक्शन है, ये क्या है, ये एक रिएक्शन है बेटा। अब इस रिएक्शन में देखना कि कैटालाइस्ट के जैसे काम कौन कर रहा है, आयरन, कौन काम कर रहा है कैटालाइस्ट के जैसे, आयरन काम कर रहा है। तो तुम ध्यान देना कि वो आयरन क्या करेगा, ठीक है ना, आयरन क्या करेगा, अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और एक बात बता रहा हूँ, I-I2 में जा रहा है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा बढ़ रही है, मतलब आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सल्फर का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। बात समझ में आई? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है ना, आयरन यहाँ पे +3 में होता है, किस में होता है, आयरन +3 में होता है। आयरन +3 क्या करता है, इस I- को चेंज कर देता है किस में, I2 में, किस में चेंज कर देगा, I2 में, खुद किस में चले जाता है, +3 में, खुद कहाँ चला जाता है, +3 में। फिर जब ये +3 में चले जाता है तो फिर रिएक्शन करता है इसके साथ में, S2O8 2- के साथ में, S2O8 2- के साथ में ये आयरन +3 जो है वो रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और वापस से, है ना,
वापस से क्या करेगा ये, उसको चेंज कर देगा अपना +3, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या +2, है ना। खुद को किस में बदल लेता है ये, +2 में, खुद को किस में बदल लेगा, +2 में बदल लेगा, ठीक है। और फिर वो आयरन +2 जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, H2OH2 निगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, और इसको चेंज कर देगा किस में, SO4 -2 में, और खुद फिर से चेंज हो जाएगा किस में, Fe+3 में, है ना। तो तुम यहाँ पर ये एक बात ध्यान देना कि यहाँ जो एक कैटालाइस्ट के जैसे जब वर्क कर रहा है ना, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहा होगा, +3 में। और तुम अच्छे से देखना, जब रिएक्शन में आया तो भी +3 में आया था, और जब निकला, जब निकला तो भी किस में निकला, +3 में ही निकला। तो जो कैटालाइस्ट होते हैं ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन को करवा लेते हैं, और फिर खुद ही वहां से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं रहता इनका, है ना। रिएक्शन में तब पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ पार्टिसिपेट तब तक करेंगे जब तक वो रेट को इंक्रीज किए, सब काम हो गया उनका, और फिर लास्ट में क्या होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो देखो ये आयरन +3 जो है वो निकल गया, ठीक है। आयरन +3 ने सबसे पहले अपने आप को किसमें चेंज किया, अपना क्या करवाया बेटा, अगर तुम देखो अगर अच्छे से, तो अपना क्या कराया उसने, रिडक्शन, और इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन। जो अपना रिडक्शन करा ले, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ कहीं ना कहीं आयरन जो है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये इस प्रकार से क्या है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। पर ऑक्सो डाई सल्फेट नाम है इसका, है ना, इसका नाम याद रख लेना, है ना, अपनी जनरल नॉलेज के लिए, है ना। पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन, है ना। पर ऑक्सी बॉन्ड वो होता है बेटा जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऐसा सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, और ईच ऑक्सीजन ईच ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। एक प्रत्येक ऑक्सीजन के पास क्या होती है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बात समझ में आई। इसका नाम है बेटा क्या, पर ऑक्सीडाई सल्फेट आयन, ठीक है। एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 10th नंबर पर। एलॉय मिश्र धातु बनाते हैं, है ना। एलॉय का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन, है ना। एलॉय का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चेको एलॉय का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, है ना, एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, है ना, वो किसी दूसरे मेटल से मिलकर क्या बना लेते हैं, एलॉय बना लेते हैं। एलॉय इज होमो सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। एलॉय इज होमो, होमो मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिलेंगे ना, हेट्रो मतलब इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलने, होमो सॉलिड सॉल्यूशन, होमो सॉलिड सॉल्यूशन इन विच, है ना, जहां पर इन विच एक होमो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, मतलब किसी के भी साथ मिलेंगे, है ना। जैसे दो मेटल्स मिलेगी तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, कौन से फॉर्म में मिलेगी, सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में मिलेगी, है ना। ऐसा ऐसा मिलेगी कि पूरी तरह से, जैसे मान लो कोई ए नाम की एक मेटल है और कोई बी नाम की एक मेटल है, ठीक है। मैंने बोला कि ए नाम की जो मेटल है वो डी ब्लॉक से, कहाँ से, डी ब्लॉक से। अब ये कहीं से भी हो सकती है। तो जब ये इसमें इसको मिलाएंगे आप, तो होमो का मतलब होता है कि पूरी तरह से मिला देंगे, है ना, अच्छे से पूरा का पूरा ए में पूरी की पूरी मिल जाएगी, पूरी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बात समझ में आई। इन विच एटम्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन विच एटम्स आर रैंडमली, है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। एटम को जैसे मान लो कोई मेटल थी डी ब्लॉक की, उसमें तुमने कोई दूसरी मेटल को मिलाया, तो है ना, होमोलिटिकली तो मिलेगी, और जो मिलने वाली जो मेटल है उसके जो एटम होंगे वो रेंडमली कैसे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। आपकी जानी पहचानी दो एलॉय फॉर्मेशन, दो मिश्र धातु हैं, जैसे ब्रॉस, जैसे क्या बेटा, ब्रॉस, है ना। तांबा, तांबा जो है वो किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से। किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से। और एक होता है ब्रॉन्ज, है ना। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये जो मेडल जीतते हैं ओलंपिक वगैरह में, वहां पर दिया जाता है क्या, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज बेटा किससे मिलके बना होता है, वो होता है कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है वो, कॉपर और टीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो एलॉय का भी क्या करती हैं बेटा, फॉर्मेशन करती हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमने शुरू से लेके अभी तक के क्या कर लिए, पूरी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है ना। चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको कल पढ़ाया था, मुझे याद आ गई, क्या था ये, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 4 हमने कल पढ़ लिया था। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़े, है ना। 5वें नंबर पर हमने क्या पढ़े बेटा आज, 5वें नंबर पे हमने मैग्नेटिक नेचर पढ़े, क्या पढ़े हमने आज, है ना, मैग्नेटिक नेचर के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। 6वें नंबर पर हमने क्या पढ़े, मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमने क्या पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़े, क्या पढ़े हमने, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये भी हमने पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ लिए, है ना। और क्या पढ़े हमने, ये इंटरस्टियल, है ना, उसके जो वैकेंट साइड है वहां पर कोई दूसरी वो आ जाती है, वो पढ़ लिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी पढ़े हमने, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ लिए हमने, ये भी पढ़ लिए हमने। 8th नंबर पर क्या पढ़े बेटा, 8 नंबर पर हमने क्या पढ़े, 8 नंबर पे देखो हमने क्या पढ़ा आज, 6 7 8, है ना, आगे पीछे हो गया क्या, कलर्ड कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ ली हमने, है ना, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, कलर्ड कंपाउंड, है ना, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, कि वो मैंने आपको एक साइकिल के जरिए बताया ना कि कलर्ड कंपाउंड कैसे बनाते हैं, बात समझ में आई, कलर्ड आयन, ठीक है। और क्या पढ़े हमने, केटालाइटिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है 9th नंबर पर, क्या पढ़ लिया हमने, केटालाइटिक, केटालाइटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये भी पढ़ ली। और 10th नंबर पे क्या पढ़े बेटा हमने, 10th पे एकदम लास्ट में अभी हमने पढ़े ना, एलॉय फॉर्मेशन, क्या पढ़े हमने अभी, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, मिश्र धातुएं बना लेते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। तो देखो ये 10, ये पूरे बेटा क्या, ये पूरे की पूरी 10 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये डी ब्लॉक मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ क्या है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक की के जो मेटल या एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सबसे पहला पढ़ाऊंगा मैं KMnO4, तो उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं क्या, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। कुछ डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, KMnO4 के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, KMnO4, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, पोटेशियम, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या नाम है इसका, पर मैग्नेट, है ना, इसका नाम है क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं, है ना, पर मैग्नेट, ठीक है। वाटर कहाँ है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे, बनाते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियां, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां, है ना, MOP बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, है ना। सबसे पहले बेटा हम लैब मेथड पढ़ेंगे कि लेबोरेटरी में कैसे बनाई जाती है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैब मेथड, है ना। लैब मेथड में क्या होता है ना बेटा, इसको बनाते हैं हम KMnO4 को, KMnO4 को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, K+ और MnO4-, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, परमैंगनेट आयन, क्या बोलते हैं इसको, परमैंगनेट आयन, ठीक है, ठीक है। देखो क्या करते हैं यहाँ पर, Mn+2 को
की को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, जो अभी हमने पढ़े थे इसके साथ में, है ना। अभी हमने क्या पढ़े थे, ये S2O8 किसके साथ में ट्रीट कराते हैं, S2O8 2 माइनस के साथ में, किसके साथ करवाएंगे इसको ट्रीट, S2O8 2 माइनस के साथ में हम इसको ट्रीट करवाएंगे, और मतलब उसकी रिएक्शन करवाएंगे कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में कराएंगे, एसिडिक मीडियम में। अगर आप S2O8 2 माइनस के साथ में Mn+2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, MnO4 माइनस में, परमैंगनेट आयन बना लेगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, SO4 माइनस 2 में। किस में चेंज हो जाएगा ये, SO4 माइनस 2 में। लेबोरेटरी मेथड आई थिंक समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कमर्शियल मेथड। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, कमर्शियल मेथड, है ना। कमर्शियल मतलब ये देखो, लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत बनाते हैं। कमर्शियल का मतलब है कि आप बहुत बड़े अमाउंट में अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप कैसे करेंगे ना, कमर्शियल मेथड, ठीक है। कमर्शियल मेथड, है ना। लेब वगैरह में अगर बनाना है तो थोड़े अमाउंट में बनाते हैं, लेकिन कमर्शियली बनाना है, थोड़ा सा बिजनेस पर्पज से अगर किसी चीज़ को बनानी है तो वो उसको हम ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, MnO2 को लेते हैं। किसको लेते हैं, MnO2 को, है ना। MnO2 को लेंगे, है ना। MnO2 का एक नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। MnO2 को क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोलुसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम, ऐसे तो सिंपली आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड बोल दोगे, लेकिन एक और नाम है इसका, क्या, पायरोलुसाइट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पायरोलुसाइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना कि फ्यूज्ड मतलब जलाएंगे, है ना। फ्यूज्ड करना मतलब इसको जलाएंगे। किसके साथ जलाएंगे, फ्यूज्ड विथ एयर। किसके साथ जलाएंगे इसको आप, या KOH के साथ, सॉरी, फ्यूज्ड विथ KOH, है ना। फ्यूज्ड विथ KOH, KOH के साथ आप इसको फ्यूज्ड करेंगे, और एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और KNO2, KNO3, है ना। ये NCERT की बुक में लिखा गया है ना, कि या तो आप इसको फ्यूज्ड करेंगे हम पहले KOH के साथ में, मतलब KOH के साथ में इसको जलाएंगे और फिर इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे, या तो एयर की प्रेजेंस में या फिर KNO3 की प्रेजेंस में। तो MnO2 जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा किसमें, MnO4 माइनस में। किसमें चेंज हो जाएगा ये, MnO4 माइनस में। और ये पर मैग्नेट आयन का हमको क्या मिल गया, यहाँ पर एनायन वाला पार्ट मिल चुका है ना, परमैंगनेट एनायन मिल चुका है। बात समझ में आई, कमर्शियल मेथड समझ में आई क्या। कमर्शियल मेथड में MnO2 को लेते हैं, उसको फ्यूज्ड करते हैं KOH के साथ में और ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं किसकी, एयर या फिर KNO3 के साथ में। बात आई समझ में, ठीक है। कमर्शियल मेथड का ये पहला पहला है ना। कमर्शियल मेथड में दो तरीके से बनाया जा सकता है ना। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा ये है कि अगर हमने MnO2 को लिया, अगर हमने किसको लिया, MnO2 को फ्यूज्ड किया KOH के साथ में, है ना। इस बार हमने क्या लिया है, MnO2। इस बार हमने क्या लिया है, MnO2 नहीं, इससे पहले भी तो MnO2 ही लिए थे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, वैसे ही करना है इसमें भी, इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसमें कैसे करेंगे, दूसरी मेथड में कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम MnO2 को लेंगे, उसको फ्यूज्ड करेंगे KOH के साथ में, है ना। MnO2 को लेंगे, उसकी भी रिएक्शन ऐसी होगी, फ्यूज्ड विथ KOH। किसके साथ फ्यूज्ड करोगे आप इसको, KOH के साथ में, और इसको भी वैसी एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। एयर से क्या कराएंगे इसको, ऑक्सीडाइज्ड कराएंगे बाय एयर, या फिर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, KNO3। क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, KNO3 ले लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ MnO2 जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा पहले MnO4 माइनस 2 में। किस में चेंज हो जाएगा, MnO4 माइनस 2 में। अब माइनस 2 कोई परमैंगनेट आयन नहीं है, परमैंगनेट आयन होता है MnO4 माइनस। फिर क्या करेंगे, इस MnO4 को पकड़ेंगे, है ना, MnO4 माइनस 2 को पकड़ेंगे और एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ना। एरो के ऊपर क्या लिखाई दिएगा तुम्हें, H+ या कोई एसिड जैसे HCl वगैरह मिल जाएगा। फिर इसको हम एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएगा
MnO4 माइनस, मतलब परमैंगनेट एनायन बन जाएगा, और ये वापस से क्या बन जाएगा, MnO2। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि MnO2 एक कैटालाइस्ट जैसे वर्क कर रहा है ना। MnO2 किसके जैसे वर्क कर रहा है, कैटालाइस्ट के जैसे कम कर रहा है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, तुमने फ्यूज्ड करा है, जलाए KOH के साथ में, और उसका ऑक्सीडेशन करवा दिए, ऑक्सीकरण करा दिए एयर की प्रेजेंस में या फिर KNO3 की प्रेजेंस में। एक्चुअली में ना यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ये सबसे पहले MnO2 चेंज होता है किसमें मालूम, MN अरे MnO4 माइनस 2 में, फिर बाद में ये चेंज हो जाएगा किसमें, जैसे यहाँ हुआ था ना, ये बाद में MnO4 माइनस बनाता है। बात समझ में आई। अगर आपने MnO2 को फ्यूज्ड किए हैं KOH के साथ में, देखो दोनों मेथड सेम ही है, दोनों मेथड एक तरीके से सेम ही है, बस एक जगह हमको क्या कराना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वहां पर यहाँ तक का सेम है ना, देखो ये पूरा का पूरा सेम है यहाँ तक, है ना। फिर बाद में यहाँ एसिटिक मीडियम से हमने MnO4 माइनस 2 को किस में चेंज कर दिए, MnO4 माइनस में। लेकिन यहाँ पर एसिडिक मीडियम नहीं, यहाँ पर हम कौन सा मीडियम काम में लेंगे, हम यहाँ करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक, याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना, ये रटना ही है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, है ना। ये रिएक्शन डी ब्लॉक की पूरी रटना ही आपको पड़ेगा, इनका कोई ट्रिक नहीं है और इनका कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना। हम यहाँ कराएंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, इन एल्कलाइन मीडियम, इन एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम का मतलब है कि कोई बेस की उपस्थिति में, है ना। एल्कलाइन मीडियम का मतलब है कोई बेस रहेगा। देखो मेथड बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कमर्शियल मेथड दोनों एक प्रकार की ही है, एक लाइन तक तो पूरी सेम ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि MnO4 माइनस 2 को MnO4 माइनस में बदलना था, तो एसिडिक मीडियम की हेल्प ली गई थी, और यहाँ पर हमने क्या लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाए हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगवा के ऑक्सीडेशन करवाया गया है। बात समझ में आई, ठीक है। ये रट्टाफिकेशन है बेटा, रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज पर, है ना। प्रॉपर्टीज KMnO4 की क्या कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज दिखाता है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम क्या, प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट, कि अगर आपने इसको हीट कर दिए, है ना। अब मैं कोई किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर आप कैसा करते हो, यहाँ पर तो KMnO4 कहीं बनता ही नहीं दिख रहा है। बेटा परमैंगनेट आयन अगर बन चुका है तो K प्लस आकर उससे जुड़ जाता है और KMnO4 ऐसे ही बन जाता है ना। मेन हमारा डिस्कशन चल रहा है किसके ऊपर, कि अब यहाँ Mn+2 लिया कि किसके साथ ले लेता, मान लो मैं पोटेशियम के साथ ले लेता, तो अपने आप यहाँ पर पोटेशियम जुड़ता हुआ दिखाई देता, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बात समझ में आई। अब हम किसको पढ़ेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो KMnO4 को आप किसको, KMnO4 को अगर आप बेटा मैं बोलूँ कितने 513 केल्विन पर अगर आप इसको गर्म करेंगे या फिर इसको हीट देंगे, कितने पर, 513 केल्विन पर, है ना। ये पर्पल कलर का रहता है उस समय, है ना। ये अगर आप इसको लेबोरेटरी में कभी देखने का मौका आपको मिले तो ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है ना। डीप पर्पल कलर, बहुत ज्यादा पर्पल कलर का होता है ना। डीप पर्पल कलर होता है इसका, है ना, डीप पर्पल कलर का होता है। 513 केल्विन पे अगर आपने इसको हीट दिए तो सबसे पहले ये K2MnO4 MnO2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, है ना। किस किस में होगा, K2MnO4 MnO2 और O2 इनमें ब्रेक होगा, ठीक है। किस किस में ब्रेक होगा, K2MnO4 MnO2, है ना। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका कलर जो है जब ये ब्रेक होगा, यहाँ टेम्परेचर लगाओगे तो ये होगा ग्रीन कलर में, ये कौन से कलर में आ जाएगा, ग्रीन कलर में। और ये जो है ये आएगा कौन से कलर में मिलेगा तुमको, ब्राउन कलर में। तो हो सकता है कि तुमसे कलर भी पूछ ले, ठीक है। कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है ना, दोनों का, KMnO4 का भी पूछ सकता है और K2MnO4 का भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो KMnO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल पे क्या रखना, सेंट्रल एटम क्या रखोगे, Mn रखोगे, क्या रखोगे, Mn रखोगे, है ना। मैग्नीज, इसमें कितने ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड दिखा देना, है ना। 2 ऑक्सीजन यूज में आ गए हैं, ये तीसरा, और ये ऐसा, और ये क्या ऐसा, है ना, ये माइनस और ये क्या प्लस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, KMnO4 का, है ना। किसका स्ट्रक्चर है, KMnO4 का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर एक देखने लायक बात है कि ये ऑक्सीजन
पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर रेजोनेंस में है। किस में है? रेजोनेंस में। अब कोई ये पूछेगा कि रेजोनेंस क्या होता है ना, अनुनाद में है बेटा, है ना, जहाँ पर सिंगल, है ना, लोन पेयर, इसको आप लोन पेयर कंसिडर करो या एक माइनस चार्ज मान के चलो, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, ऐसी कहीं कंडीशन अगर आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? रेजोनेंस आ जाता है। क्या आ जाता है वहां पर? रेजोनेंस आ जाता है। तो यहाँ रेजोनेंस में है ये। ठीक है सर, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये डायग्राम बोल रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पर भी आप सेंट्रल मेटल क्या रखोगे? Mn। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 4, ये ऐसे। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन ऐसा, यहाँ पर K प्लस, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर क्या? K प्लस। बात समझ में आई? यहाँ पर बेटा dd ट्रांजिशन होता है ना, यहाँ पर क्या होता है? dd ट्रांजिशन, है ना, dd ट्रांजिशन होता है ना। और ये भी पूछ सकता है कि यहाँ Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो यहाँ Mn+6 में है बेटा, और यहाँ अगर आप निकालोगे तो यहाँ है क्या? Mn+7 में। किस में है वो? Mn+7 में है, वहाँ पर +6 में है। ठीक है, वहाँ पर dd ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि यहाँ लिगेंड टू मेटल चार्ज थ्योरी वर्क करती है ना। ये बहुत डीप बात है। देखो ये क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके पास? Mn के पास में, और Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं? इस Mn की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये एज अ लिगेंड वर्क करता है, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? मेटल के पास जा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए एक थ्योरी काम करती है जिसका नाम क्या है? लिगेंड टू मेटल चार्ज थ्योरी। क्या क्या नाम है उसका? लिगेंड टू मेटल चार्ज थ्योरी। ठीक है, ये चीज है। बात समझ में आई? आगे की तरफ चलते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्या है? केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं इसकी? अब हम केमिकल रिएक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हीटिंग इफेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। MnO4- मतलब परमैंगनेट आयन। कौन सा आयन बेटा? ये जो परमैंगनेट आयन जिसको हम क्या बोलते हैं? MnO4-, है ना, MnO4-। ये क्या करता है कि आप इसको, है ना, इसको आप यहाँ हर जगह ये किस में है बेटा? +7 में है। यहाँ पर भी ये किस में है? +7। ये सब जगह पे क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर आप इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे, अगर आप इसको न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल या फिर और एल्कलाइन मीडियम, क्या? एल्कलाइन मीडियम ऐसा लिखा रहता है ना, न्यूट्रल या फिर क्या? एल्कलाइन मीडियम, है ना। न्यूट्रल मीडियम लिखा रहेगा या फिर आपको एल्कलाइन मीडियम लिखा रहेगा। तो और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, और क्या? MnO4+7 किस में लेके चलेंगे हम लोग? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में ना। तीनों के तीनों मीडियम है अपने पास में, बेसिक भी है, न्यूट्रल मीडियम भी है, और एसिडिक मीडियम भी है। तो आप याद रखना कि MnO4 जो है ना, वो अगर बेसिक मीडियम में आप इसको ट्रीट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाता है? MnO4-2 में। किस में चेंज हो जाता है ये? MnO4-2 में। यहां पर अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी? +6 मिलेगी। कितनी मिलेगी बेटा? यहाँ पर +6 मिलेगी। न्यूट्रल में ये जो है MnO2 में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है ये? न्यूट्रल स्टेट में ये MnO2 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? +4 आएगी। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में Mn जो है बेटा वो +3 में चेंज चला जाता है ना। +7 से कहाँ चला गया? +3 में, सॉरी +2 में चला जाता है। क्या बता रहा हूँ मैं, किसमें चला जाता है ये? +2 में, है ना। देखो बेसिक मीडियम में ये +7 से +6 में चला गया। यहाँ पर ये +7 से कहाँ चला गया? +4 में चला गया। यहाँ पर ये +4 से कहाँ चला गया? +2 में चला गया। मतलब अगर आप अच्छे से देखोगे तो हर जगह ये क्या कर रहा है? अपना रिडक्शन कर रहा है। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। देखो कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब ये क्या कर रहा है? खुद का क्या करते जा रहा है? रिडक्शन करते जा रहा है। मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि जो हमारा KMnO4 है ना, जो खुद का रिडक्शन करे और दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? यह एक क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे काम कर रहा है। किसके जैसे काम कर रहा है?
ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ एन फैक्टर निकाला जाता है बेटा, है ना। एस रिएक्शन का क्या निकाल सकते हो आप, सभी का, है ना, तीनों का क्या निकाल सकते हो आप, एन फैक्टर निकाल सकते हो। इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो और इसका भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज देख लो इलेक्ट्रॉन का कितने हैं, +7 +6, चेंज कितने का, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। यहाँ पर कितने का बेटा, 4 और 3 3 का है। यहाँ पर कितने का बेटा, 5 का है। तो आप एन फैक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ना ये सब बातें, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। KMnO4 की जो केमिकल रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। तो इसको याद भी रख सकते हैं हम लोग, 135 बना, है ना, 135 बना, है ना, बना। ये इससे आप इसको याद भी रख सकते हैं, है ना, 135 बना से आप याद रख सकते हैं, है ना। कैसे याद रखना है, 1 बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 आता है, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर 3 आता है, और एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना आता है, 5 आता है। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं कि MnO4 जो है वो बेसिक मीडियम में MnO4-2 बना लेता है, न्यूट्रल मीडियम में वो MnO2 बना लेता है, और एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज हो जाता है। सर इसका कुछ इतनी बात का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, कोई कहाँ यूज़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लो हमारे पास एसिडिक मीडियम है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है ना। एसिडिक मीडियम में देखते हैं, है ना। जैसे मैं एक रिएक्शन अगर लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं, हमको तो मालूम है ना कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है इसका, कि MnO4-2 परमैंगनेट आयन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, Mn+2 में, ये हमको पता है, ठीक है। पर ये खुद का क्या करा रहा है यहाँ, खुद का तो रिडक्शन करा रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन। तो किसी ना किसी का क्या, खुद का क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, तो किसी ना किसी का तो क्या करा रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन, ऑब्वियस है ना, किसी ना किसी का ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। अब किस किस का ऑक्सीडेशन करा सकता है वो मैं लिख देता हूँ, है ना, वो मैं लिख देता हूँ, और उसकी ट्रिक भी लिख देता हूँ, है ना बेटा। देखो I-, ठीक है, C2O4-2, C2O4-2 ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं इसको, है ना। Fe+2, क्या, Fe+2, ठीक है, S-2, S-2, है ना, NO2 माइनस SO3, है ना, SO3 माइनस, माइनस है कि -2 है, हाँ, SO3 माइनस SN+2, SN+2, ठीक है, ध्यान देना, है ना। इनका सबका क्या करा सकता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि खुद का क्या करता है, रिडक्शन, खुद का क्या करता है बेटा, रिडक्शन करता है, तो इन सबका क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन, है ना। अब देखते हैं कि कौन किस किस में चेंज होता है, ठीक है। इसको अपन याद रखने की एक ट्रिक से भी याद रखेंगे हम इसको, है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। I- को किस में चेंज कर देता है बेटा, I2 में, किस में बदल देता है इसको, I2 में, है ना। ये ऑक्सिलेट आयन है, क्या है ये, ऑक्सिलेट आयन, इसको बना देगा ये CO2, इसको किस में चेंज कर देगा, CO2 में, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे 0 से कहाँ चला गया ये सॉरी -1 से कहाँ चला गया ये 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना बेटा। अगर आप नंबर पे देखोगे तो ये -1, 0, +1 और ये क्या है, +2, तो 0 से -1 से कहाँ चला गया, 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये खुद का क्या करता है, रिडक्शन, है ना। खुद कहाँ था, +7 से कहाँ आ गया, +2 में, है ना, +7 से कहाँ आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। खुद कहाँ आ गया, 7 से 2 पर आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर खुद का क्या कर रहा है, कम, और ऑक्सीडेशन नंबर का कम करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। बात समझ में आई। तो ये खुद का रिडक्शन करता है, इनको इनको सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। इनके सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे ना। आयरन को क्या करता है, आयरन के साथ, आयरन को करता है Fe+3 में चेंज, किस में कर देता है उसको, Fe+3 में। S-2 का मैं देखता हूँ, S-2 को S बना देता है, S-2 को क्या बना देगा, S बना देगा। NO2- को क्या बना देगा, NO3- क्या बना देगा बेटा, NO3-। मैं 1 मिनट बेटा सेल चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सेल तो है अभी, है ना। SO3- के साथ में क्या करेगा, उसको SO4-2 बना देगा, क्या बना देगा इसको, SO4-2 बना देगा बेटा, और 3 को +2 से उठा के कहाँ डाल देगा, +4 में, कहाँ डाल देगा, 3 को +2 से उठा के कहाँ डाल देगा, +4। अब इसको ट्रिक से याद रखते हैं, एक ऑक्स को, है ना, एक ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ी फनी सी ट्रिक है ना। एक 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 से क्या निकल के आ रहा है, आयोडीन, है ना। एक ऑक्स को, इसको ऑक्सलेट बोलते हैं बेटा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्स लिखा है, ऑक्सलेट आयन है ये। एक ऑक्स को, एक ऑक्स को
एक ऑक्स को फिर से, एक ऑक्स को फिर से आयरन, है ना, आयरन Fe निकल रहा, फिर से मतलब क्या, S-2, फिर से न्यू, फिर से क्या, न्यू से क्या आ रहा है, नाइट्रेट NO2 माइनस न्यू सॉन्ग सुनाओ, न्यू सॉन्ग सुनाओ, है ना। आई थिंक आपको याद रहेगा कि फिर से एक ऑक्स को, फिर ऑक्स को, फिर से नहीं, फिर ऑक्स को, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ऑक्स को फिर से, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, 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 है ना। अब सर यूज कैसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने ये ऐसे कोई रिएक्शन बना, ऐसी कोई रिएक्शन आ गई आपको कि MnO4 माइनस को ट्रीट करवाए किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, तो आपने मान लो ये रट के रखा है, तो आपको पता रहेगा कि ये I माइनस को बदल देता है किसमें, I2 में, तो वो बदल देगा, और खुद को क्या करेगा, खुद को तो तुमको पता है, और एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, यहाँ H+ लगा दिए हैं, H+ का मतलब है कि कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तुमको पता है कि खुद वो किस में चेंज हो जाता है, Mn+2 में, खुद किस में चेंज हो जाता है, Mn+2 में। तो ऐसी अगर आपको रिएक्शन पता रहेगी तो आप एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आएगी तो बता दोगे, है ना। यहाँ H+ लिखा रहेगा या कोई ना कोई एसिड लिखा रहता है बेटा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ, H+ का मतलब ही कि यहाँ कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। बात समझ में आई। न्यूट्रल मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम की भी कुछ बातें हैं, हम ध्यान देते हैं ना। न्यूट्रल मीडियम के साथ भी करता है ना, न्यूट्रल या फिर क्या, एल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर क्या, एल्कलाइन मीडियम। तो न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में आपको पता है किसमें चेंज होता है ये, है ना, अभी तो मैंने बताया था, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में। देखो MnO4 माइनस डायरेक्ट क्या बना लेता है, MnO2, है ना, MnO4 माइनस क्या बना लेता है, MnO4 माइनस मतलब पर मैग्नेट आयन, है ना। न्यूट्रल में क्या रहेगा, यहाँ पानी लिखा रहेगा, है ना, वाटर न्यूट्रल होता है ना। तो न्यूट्रल मीडियम में आपको कई बार यहाँ पे क्या दिखाई देगा, पानी। तो MnO4 माइनस किस में चेंज हो जाता है, MnO2 में। किस में चेंज हो जाता है बेटा, MnO2 में, है ना। अभी आपने यहाँ पे देखे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +7 थी, और ये +7 से खुद को किस में बदल लिया है, +4 में। मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब अपना रिडक्शन तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन तो कराएगा। ये 3 रिएक्शन दिखाता है, वो तीनों रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। एक है I-, ठीक है, एक है बेटा H2O3, एक है क्या, H2O3-2, ठीक है, और एक है क्या, Mn+2, ये क्या, Mn+2। देखो क्या क्या करेगा ये, ठीक है ना, क्या क्या करेगा देखना, ठीक है। इसको भी याद रख लेते हैं, आयोडीन को याद रखने का तरीका है, एक है ना, H2O3 को थी, एक थी, है ना, एक थी मनीषा, एक थी क्या, मनीषा, मनीषा मतलब Mn+2, है ना, एक थी मनीषा, थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इसलिए थ आ रहा है ना, ठीक है, थायोसल्फेट बोलते हैं इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पर, थ आ रहा है। एक थी मनीषा, तो I- को किसमें बदल देता है बेटा, IO3, है ना। यहाँ सब जगह क्या दिखाई देगा, पानी, सब जगह क्या दिखाई देगा, पानी, क्योंकि वाटर इज द न्यूट्रल मीडियम, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा, वाटर से आ रहा होगा। इसको किसमें बदल देगा, IO3- में, किसमें बदल देगा इसको, IO3- में। H2O3-2 को बेटा सल्फेट में बदल देता है, सल्फेट आयन, SO4-2 में, ठीक है। और Mn+2 को किसमें चेंज कर देगा, MnO2 में, किसमें बदल देगा बेटा, MnO2 में चेंज कर देगा, ठीक है। इसके बाद बेटा ये तो आज हमने कौन सा कंपाउंड पढ़ लिया इंपॉर्टेंट वाला, ये पढ़ लिए ना, क्या आ गया, ये पोटेशियम परमैंगनेट, क्या पढ़ लिया हमने, कल हम K2Cr2O7 के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो आज के लिए इतना इनफ है, इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। चलो, तो अब बेटा हम जो है अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम D ब्लॉक से होते होते कहाँ चले जाएंगे, F ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे, है ना, और D एंड F ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।